अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आलमी सतह पर इस वक्त एक बहुत बड़ी पेशरफ रोनुमा हो रही है कि चाइना के सदर सऊदी अरब के दौरे पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि हमारा मीडिया का सारा फोकस हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात के ऊपर है, तो बहुत से लोग इस चीज़ से बेखबर है जो इंटरनेशनल लेवल पे ये इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। लिहाजा मैं ये व्लॉग आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ ताकि आप लोग मुल्क की सूरत हाल के साथ साथ जो आलमी सतह पर नई नई पेशरफ्त हो रही है उनसे भी आगाह रहें। इस दौरे की एक बहुत बड़ी अहमियत है। हमारे मीडिया के अलावा बाहर जितना भी आलमी मीडिया है उन सब की अखबारों की इस वक्त ये दौरा जीनत बनी हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन ये पेशरफ्त हुई कैसे है, मुमकिन कैसे हुई है, इस सतह तक पहुंचे किस तरह है मामलात के चाइना के सदर को सऊदीया दौरे पे इनवाइट किया गया है, इस चीज़ के हम बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे कि ये पेशरफ्त हुई कैसे। क्योंकि सऊदीया तो शुरू से लेकर आज दिन तक अमेरिका और मगरब का इत्तेहादी रहा है। कभी भी चाइना के साथ उसके इतने करीबी ताल्लुकात नहीं रहे कि आपस में एक दूसरे के ममालिक का दौरा किया जाए सरबराहान की तरफ से दोनों ममालिक के। तो इतनी बड़ी पेशरफ्त आखिर हो कैसे गई है, और इसी वजह से इस दौरे की इतनी अहमियत है कि आलमी सतह पर आलमी ज़राया इब्लाग में ये दौरा जीनत बना हुआ है उनके अखबारों में। लिहाजा इस व्लॉग में हम इस चीज़ को अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या सूरत हाल पेश आई है कि सऊदीया का, जो कि मगरब और अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, अब उसका झुकाव चाइना की तरफ हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड में ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ तक हालात पहुँचे हैं। 24 फरवरी 2022 को रशिया हमला कर देता है यूक्रेन के ऊपर। इसके जवाब में अमेरिका रूस के ऊपर आलमी सतह पर पाबंदियों का ऐलान करता है। ना सिर्फ वो खुद पाबंदियों का ऐलान करता है बल्कि अपने मगरबी इत्तेहादी मालिक से भी कहता है कि रूस के ऊपर पाबंदियों का इतलाक किया जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त तरीन पाबंदी लगाई जाए, यानी कि यूरोपीय यूनियन को। अब इसके जवाब में अमेरिका का मीडिया जब बाइडन से ये पूछता है कि इसके नतीजे में तो आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी बहुत, वो भी तेज़ी के साथ, तो इस चीज़ को कैसे काबू में किया जाएगा। क्योंकि जो बड़े ममालिक है, अमीर ममालिक है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, वो तो बर्दाश्त कर लेंगे उसका झटका, लेकिन जो गरीब ममालिक है जैसे कि पाकिस्तान वगैरह, उनमें जब तेल की कीमतें बढ़ेगी तो आगे ही मायशत ज़बूहाली का शिकार है। वो ममालिक किस तरह उसका सामना करेंगे, इसका हल पूछा गया। तो बाइडन ने उनको यकीन दिलाया कि वो सऊदीया और बाकी जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उन सब से इस बारे में बात करेगा, उनको कहेगा कि अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे ताकि आलमी मार्केट में तेल वाफिर मिकदार में दस्तयाब होने की वजह से उसकी कीमतें फिर भी कंट्रोल की जा सके। यानी कि जो रूस के ऊपर तेल का कट लगेगा अमेरिका की पाबंदियों की वजह से, जो उसका तेल रुकेगा, उसकी गैस रुकेगी आलमी मार्केट में पहुंचने में, उसका हल बाइडन इंतजामिया ने यह दिया कि वो सऊदीया वगैरह से बात करके उनसे कहेंगे कि तेल की पैदावार अपनी बढ़ाए ताकि इन कीमतों को काबू किया जा सके। इसी सिलसिले में बाइडन इंतजामिया दौरे पर जाती है सऊदीया के। बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान की 1-to-1 मुलाकात होती है, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस टाइप होती है, जिसके अंदर वो आपस में इन मामलात को डिस्कस करते हैं। अब इसी मीटिंग के अंदर ही जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हो जाता है, क्योंकि बाइडन जो सोच के गए थे वो उनको रिजल्ट मिलते नहीं है। यानी कि सऊदीया इस बात पे एग्री नहीं करता कि वो तेल की पैदावार अमेरिका की उम्मीदों या उसकी ऑर्डर के मुताबिक बढ़ा दे, मतलब कि अमेरिका के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर देते हैं मोहम्मद बिन सलमान। इसका नतीजा क्या निकलता है कि बाइडन इंतज़ामिया उसी मीटिंग के अंदर इशू उठा देती है जमाल खशोगी का, जो कि सहाफ़ी थे एक सऊदीया के, और सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते थे, और इल्ज़ाम आता है कि उनको टर्की की एम्बेसी के अंदर मोहम्मद बिन सलमान इंतज़ामिया के ऑर्डर के ऊपर कत्ल किया गया था। बाइडन इंतज़ामिया अपने 2020 के प्रेसिडेंशियल रैलीज़ के अंदर, खिताब के अंदर, यानी कि कैंपेन के अंदर, वो इस चीज़ के ऊपर बात करते थे कि जब वो सदर मुंतखब हो जाएंगे तो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ आलमी अदालत में इसके ऊपर कार्रवाई करें।
करेंगे। वो इस बेस के ऊपर अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन करते रहे हैं कि वो जमाल खशोगी का बदला लेंगे। तो जब बाइडन को लगा कि मोहम्मद बिन सलमान उनकी बात को नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने जमाल खशोगी का मामला उठाया। उसके जवाब में अनएक्सपेक्टेडली मोहम्मद बिन सलमान ने, जो अल जज़ीरा की रिपोर्टर वो फ़लस्तीन के अंदर जो कवरेज कर रही थी जुल्म बर्बरियत को इसराइल की, उसको जो शहीद कर दिया गया इसराइली फोर्सेस के हाथों, उस मामले को उठा दिया कि जो अमेरिका है उसकी मुनाफकत के ऊपर बात कर दी गई कि जो इसराइल ने एक रिपोर्टर को शहीद किया अल जज़ीरा, जो कि यानी कि कतर का नशरियाती इदारा है, उसके ऊपर तो अमेरिका इंतजामिया कोई बात नहीं करती है, जबकि दूसरे ममालिक के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, उनको ब्लैकमेल करती है। और ये मामला पूरे आलमी मीडिया की जीनत बना, यानी कि बाइडन इंतजामिया के दरमियान और मोहम्मद बिन सलमान इंतजामिया के दरमियान इन तल्ख जुमलों का जो तबादला हुआ है, ये पूरे आलमी मीडिया के अंदर इसको कवरेज मिली कि इन दोनों के दरमियान मामला इस हद तक तल्ख और शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि एक दूसरे को वन ऑन वन, फेस टू फेस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की गई है। खैर, बाइडन इंतजामिया को खाली याद मायूसी के साथ वापस आना पड़ा। ये चीज़ अमरीकी इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका भी साबित हुआ और शर्मिंदगी का आलमी सतह पे बाइस भी बना कि जिसको वो एक अभी यंग कह ले कि 35-36 साल के मोहम्मद बिन सलमान है, तो अभी क्राउन प्रिंस है, आने वाले वक्त में वो बादशाह बन जाएंगे सऊदीया के, लेकिन इस वक्त वो क्राउन प्रिंस है। तो बाइडन इंतजामिया ने, यानी कि जो प्रेसिडेंट बाइडन है, उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह सोचा कि वो उनको दबा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आलमी सतह पे उन्हें सबकी का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन प्रेसिडेंट ओबामा के अंडर काम कर चुके एज अ वाइस प्रेसिडेंट। उनकी एक बहुत लंबी तारीख है कि ये सेनेटर रह चुके हैं और बहुत इनकी यानी कि सियासी जद्दोजहद की एक लंबी तारीख है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान अभी कुछ हालिया अरसों में ही हमारे सामने आलमी सतह पर उभर के लीडर के तौर पे सामने आए हैं। तो ये बड़ी ही शर्मिंदगी का बायस बना है। लेकिन असल में जो मामलात है वो उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं जब अक्टूबर में बाइडन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सऊदीया रशिया के साथ ऑयल प्रोडक्शन के मामलात में उसकी साइड ले रहा है और उसकी वजह से आलमी सतह पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है। अलबत्ता सऊदीया की इंतज़ामिया ने इस बात का जवाब उसी तरह के अंदाज में नहीं दिया जैसे कि इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे, यानी कि गुस्से से उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक अंदाज में इसका जवाब दिया कि ये इकदाम जो सऊदीया उठा रहा है ये इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स की फील्ड में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए ज़रूरी है, इंसेंटिव के तौर पे ये इकदाम उठाए गए हैं। लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन का एक ऐसा इशू नहीं है कि जो उसके लिए परेशानी का बायस बन रहा था, बल्कि हालिया कुछ बरसों के अंदर चाइना का जो मिडल ईस्ट की ममालिक में बढ़ता हुआ असर और रसूख है, ये भी अमरीकी इंतज़ामिया के लिए सर दर्द का एक बायस बन रहा था। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड के जिसकी वजह से इस वक्त जो चाइनीज़ सदर का दौरा है सऊदीया का, उसको इतनी अहमियत मिल रही है, ना सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि सऊदीया खुद उनको बहुत अहमियत दे रहा है, बहुत प्रोटोकॉल दे रहा है। तो अब हम चलते हैं कि जो उनका दौरा हो रहा है चाइनीज़ सदर का, कि वो कितना आलीशान किस्म का उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और उनकी क्या क्या डेवलपमेंट्स है इस दौरे में जो हो रही है सऊदीया और चाइना की आपस में एक दूसरे के साथ। अब हम उस इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो 7 दिसंबर 2022 को चाइनीज़ सदर लैंड करते हैं सऊदीया में। अब जब वो लैंड करते हैं, जो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, इसको आलमी मीडिया पर बहुत कवरेज मिल रही है। इवन के इंडियन अखबारात ने भी इस चीज़ के ऊपर शोर डाला हुआ है, जो उनको रेड कारपेट का प्रोटोकॉल दिया गया है। इंडिया को अपनी परेशानी लाक हो गई है, क्योंकि अगर दोनों ममालिक आपस में करीब आते हैं तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचना है। ना सिर्फ रेड कारपेट को मेंशन किया जा रहा है, बल्कि जिस वक्त जो चाइनीज़ सदर का एक स्पेशल प्लेन है जिसके अंदर वो ट्रैवल करते हैं, वो जब सऊदीया के दूध के अंदर दाखिल हुआ है तो उनको जहाज़ों के प्रोटोकॉल के अंदर उनकी लैंडिंग करवाई गई है, जिसमें 4 फाइटर जेट्स थे और 6 सऊदी हॉक्स तैयारे थे। सिर्फ यही नहीं, जो सऊदी हॉक्स तैयारे थे उन्होंने सऊदी फिजाओं को सुर्ख और पीले रंग से रंग दिया, यानी कि जो चाइना के फ्लैग के कलर्स है। इसके बाद चाइनीज़ सदर को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है, जो कि एक बहुत हाईएस्ट लेवल का रिसीविंग जब की जाती है किसी भी मुल्क के सदर वगैरह को, तब दी जाती है एक सिंबल के तौर पे। तो उनको फिर 21 तोपों की सलामी भी दी गई।
इसके बाद जो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आए थे वो रियाज के गवर्नर थे, सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर थे और गवर्नर ऑफ सॉवरन वेल्थ फंड है उनका एक, उसके भी गवर्नर ने उनको आके एयरपोर्ट पे रिसीव किया। अब इस दौरे के दौरान तकरीबन 34 मुआहदे हो रहे हैं जिनकी मालियत का तखमिया दोनों में से किसी एक साइड ने भी एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पे नहीं दिया, लेकिन एस्टिमेटेड जो वैल्यू बताई जा रही है वो तकरीबन 30 अरब डॉलर है। यानी कि 30 अरब डॉलर के 34 मुआहदे हो रही है जिनमें इन्वेस्टमेंट है ग्रीन एनर्जी के अंदर, IT सेक्टर के अंदर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन और दीगर जितने भी शोबे हैं मुख्तलिफ यानी कि शोबों के अंदर ये मुआहदे हो रहे हैं। लेकिन जो उनमें सबसे नुमाया है वो ग्रीन एनर्जी, IT, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन का शोबा है। इसी दौरे की जो सबसे नुमाया बात है वो ये है कि जो चाइनीज सदर है वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करेंगे जिसको होस्ट सऊदीया कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ अरब ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जो चाइनीज सदर को दिया जा रहा है, जिसके बारे में चाइनीज वजारत ख़ारजा ने ये बयान दिया है कि ये एक चाइना अरब रिलेशंस के अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है ये दौरा, यानी कि उसकी बुनियाद रखने जा रहा है। अब एक जो आखिरी चीज़ है सबसे ज़रूरी वो तो ये है, आपका सवाल होना चाहिए कि जो चाइना है वो तो तकरीबन 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है ईरान के अंदर। तो क्या सऊदीया का ये दौरा इस लिहाज से अहमियत का हामिल हो सकता है कि एक तरफ तो जो चाइना है वो 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने चाह रहा है सिर्फ ईरान के अंदर, और ये सरमायाकारी BRI की $1 ट्रिलियन के अलावा होगी। और आप ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी सरमायाकारी की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए कि सिर्फ चाइना ने पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर यानी कि $46 बिलियन का इनिशियली ऐलान किया था CPEC प्रोजेक्ट की कुल मालियत का, जो कि मुख्तलिफ फेजेस के अंदर कंप्लीट होनी थी 2030 तक। तो हमारा इसके लिए कितना शोर उठा, हम लोग कितना खुश हुए, एक गेम चेंजर कहा गया सिर्फ $46 बिलियन की सरमायाकारी को, जो कि अब गालबन $62 बिलियन तक हो गई है। लेकिन चाइना ने 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी का चाइना ने ऐलान किया हुआ है। और किन सेक्टर्स के अंदर उसने किया हुआ है कि गैस फील्ड की एक्सट्रैक्शन के अंदर यानी कि उसने सरमायाकारी का ऐलान किया हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स की प्योरिफिकेशन के मंसूबों के अंदर यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट ऑयल रिफाइनरीज लगाने के लिए उसने सरमायाकारी का ऐलान किया हुआ है। इसके अलावा जो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसने ऐलान किया हुआ है कि जिस तरह तुर्कमानिस्तान ईरान रेलवे ट्रैक बनाने का, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान की रेलवे ट्रैक बनाने का, इसके अलावा जाहिदान और चाबहार की रेलवे ट्रैक बिछाने का, और ना सिर्फ ये बल्कि चाबहार सी पोर्ट डेवलपमेंट करने का उसने ऐलान किया हुआ है। यानी कि सरमायाकारी इन मुख्तलिफ सेक्टर्स में होगी। अब सवाल ये बनता है कि आखिर चाइना इतनी भारी सरमायाकारी ईरान में क्यों कर रहा है, आखिर ईरान की इतनी क्या अहमियत बनती जा रही है चाइना के लिए कि चाइना इतना इंटरेस्ट ले रहा है ईरान के अंदर। तो उसका जवाब ये है कि अगर साउथ चाइना सी के अंदर जो ये जंग होती है चाइना की अमेरिका और उसके इत्यादियों के साथ, और वो साउथ चाइना सी को बंद कर देते हैं, मुआसरा कर लेते हैं और चाइना तक तेल की तरसील को बंद कर देते हैं मिडल ईस्ट ममालिक की तरफ से, तो उस वक्त में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो तेल और गैस वगैरह का दरामद के लिए होगा वो ईरान है, जो कि चाइना का हमसाया मुल्क है। ना सिर्फ ये बल्कि जो BRI मंसूबा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, जिसका CPEC एक हिस्सा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसका भी ईरान मुस्तकबिल में एक इंटेग्रल पार्ट बनेगा। और इसी वजह से मुस्तकबिल में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि चाइना ईरान डिफेंस रिलेशंस का भी आगाज़ होगा। एक तरफ तो एक बात यह है कि जो चाइना है ईरान के लिए लाइफलाइन बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जब अमेरिका और उसका मगरबी इत्तेहाद जब ईरान के ऊपर दोबारा से पाबंदियों का ऐलान करता है, तो ऐसे में उसी वक्त चाइना ईरान से हाइड्रोकार्बन्स की इंपोर्ट बढ़ा लेता है तकरीबन 60%। तो एक तरफ तो चाइना है ईरान के लिए लाइफलाइन बनता जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी चाइना के लिए लाइफलाइन बनता जा रहा है, और उसकी जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस चाइना के लिए इतनी बढ़ती जा रही है कि मुस्तकबिल के किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उठाए जाने वाले इक़दामात ईरान के खिलाफ अमेरिका और उसके इत्तेहाद इसराइल के गठजोड़ की तरफ से जो उठाई जा सकती है वो चाइना रशिया के साथ मिलकर उनके खिलाफ वीटो वगैरह कर सकता है। तो दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए इतनी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि चाइना की जो इतनी भारी भरकम सरमायाकारी है उसकी वजह से चाइना
का इन्फ्लुएंस ईरान के अंदर इस हद तक बढ़ गया है कि उसने जो इंडिया के साथ डील की हुई थी, ईरान ने चाबहार की डेवलपमेंट की, वो कैंसिल करवा के चाइना को अलॉट कर दी गया कि अब चाइना चाबहार पोर्ट को डेवलप करेगा। तो ये तो हो गया कि चाइना और ईरान के आपस में जो ताल्लुकात है मुस्तकबिल में किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये था कि अगर एक तरफ चाइनीज़ सदर सऊदीया का दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान से भी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, तो क्या इस दौरे से कुछ हासिल हो सकेगा? तो उसका जवाब ये है कि अगर जिस तरह अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि चाबहार पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना को अवार्ड कर दिया गया है इंडिया से लेकर, तो यानी कि चाइना का इस हद तक इन्फ्लुएंस बढ़ गया ईरान के अंदर। अगर अब उसका सऊदीया के साथ भी ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं और सऊदी गवर्नमेंट के साथ भी उनके मामलात जो नहीं है मुस्तकबिल में किसी अच्छी सिम की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे में सऊदीया को ये गारंटी मिल सकती है कि जो ईरान है हौसी बागियों की मदद नहीं करेगा, जो हिजबुल्लाह वगैरह है, जो भी यानी कि ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमें हैं मुबैना तौर पर, उनकी जो नहीं है किसी भी अरब ममालिक के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं होगी। जैसे कि हमने देखा कि यूएई में कुछ हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई थी ड्रोन वगैरह के जरिए, तो इस तरह के इकदाम ईरान की तरफ से जो नहीं है गारंटी हो जाएगी चाइना के थ्रू कि वो कुछ नहीं करेगा। और बिल्कुल ऐसे ही कि सऊदीया और उसका इत्तेहाद ईरान के खिलाफ इकदाम नहीं उठाएगा, और ये फिर एक ब्लॉक की सूरत में मुस्तकबिल में हमें नजर आ सकती है अगर अमेरिका अपनी हट दर्मी पर कायम रहा और वो बदमाशी के जोर पर ही सऊदीया को या चाइना को दबाने की कोशिश करता रहा। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुल्की मामलात के साथ साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी जो हो रही है पेशरफ्त, उनके ऊपर भी आपको अबूर होना चाहिए, गिरफ्तार भी होनी चाहिए। तो आई होप आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी आप सब अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।